सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। व्यापार चक्रों के चरण के अंतर्गत हम इस ई व्याख्यान में व्यापार चक्रों के चरण यानी फेजेस, जिसे हम व्यापार चक्रों की अवस्थाएं भी कहते हैं, दशाएं भी कहते हैं, उसके बारे में और व्यापार चक्रों की विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने व्यापार चक्र क्या है, व्यापार चक्र की परिभाषाएं क्या है और कितने प्रकार के उच्चावचन होते हैं और व्यापार चक्र कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। और हमने जाना था कि व्यापार चक्र क्या है। यदि मैं शॉर्ट में पुनः आपको व्यापार चक्रों के बारे में बताना चाहूँ तो संक्षिप्त में कुछ लाइनों के अंतर्गत इस प्रकार कह सकता हूँ कि बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल पूंजीवादी व्यवस्था के अंग होते हैं और इसके मुख्य जो तत्व या घटक या फिनोमेना होते हैं वो होते हैं मंदी और तेजी। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, विशेष करके रोजगार, समग्र या समस्त रोजगार में, आय में और उत्पादन और कीमत स्तर में जो उतार चढ़ाव आते हैं लंबे समय के लिए या क्रमिक और नियमित रूप से जो उतार चढ़ाव आते हैं वे व्यापार चक्रों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं। और व्यापार चक्रों को परिभाषित करने के लिए एक बहुत ही सरल हेबरलर की जो परिभाषा थी उसको मैं यहाँ पे वापस बताना चाहूँगा। इसके अलावा भी हमने कई अर्थशास्त्रियों जैसे हैंसन, बेनहम, मिशेल, किन्स, गॉर्डन की परिभाषाओं के बारे में और अध्ययन किया था। मैं हेबरलर की परिभाषा को वापस आपको याद दिलाना चाहूँगा। वो कहते हैं कि सामान्य शब्दों में व्यापार चक्रों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि समृद्धि और मंदी के अच्छे और बुरे व्यापार कालों का ये कर्मांतरण रूप होता है। या यूं कहें कि सामान्य शब्दों में व्यापार चक्रों को समृद्धि और मंदी के अच्छे और बुरे व्यापार कालों के कर्मांतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा हेबरलर कहते हैं। और मिशेल की परिभाषा सबसे अधिक स्वीकार्य परिभाषा है और जो इस प्रकार थी कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संगठनों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है उनकी कुल आर्थिक गतिविधियों में होने वाले एक विशेष प्रकार के उच्चावचनों को व्यापार चक्र कहते हैं, जो क्रमिक और नियमित तरीके से आते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में विस्तार हो रहा होता है तो कंस्ट्रक्शन वर्क, निवेश, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि और कीमतों में वृद्धि की दिशा में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और प्रॉस्पेरिटी तक पहुंचती है, यानी कि समृद्धि तक पहुंचती है। उसके बाद में एक बिंदु के बाद में वापस अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने लगती है और वो सुस्ती धीरे धीरे अवसाद की दिशा में ले जाती है और जो कि घर तक पहुंचा देती है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। जब हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों या उच्चावचनों को हम व्यापार चक्र या व्यवसाय चक्र कह सकते हैं, तो ये उतार चढ़ाव और उच्चावचन चार प्रकार के हो सकते हैं: आकस्मिक, मौसमी, दीर्घकालीन या स्थायी और चक्रीय उच्चावचन। ये जो उच्चावचन हैं इनमें दो महत्वपूर्ण उच्चावचन हैं जो कि व्यापार चक्रों को पैदा कर सकते हैं: स्थायी या दीर्घकालीन उच्चावचन और चक्रीय उच्चावचन, जो कि नियमित और क्रमिक रूप से आते रहते हैं। और इन्हीं के कारण व्यापार चक्रों में लंबे समय तक जो उतार या चढ़ाव आते हैं जिसकी अवधि अलग अलग तरीके की हो सकती है। जोसेफ किचन इसको 40 महीने का बताते हैं, तो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री क्लेमेंट जगलर इसे 9.5 वर्ष की अवधि बताते हैं। वहीं रूसी अर्थशास्त्री कोंदासेफ इसे 50 वर्ष की अवधि बताते हैं। वहीं निर्माण चक्र के अंतर्गत इसकी अवधि 18 वर्ष मानी गई है। वहीं कुजनेट्स इसको 18 वर्ष की अवधि मानते हैं इन चक्रों की। और शुम्पीटर, जिन्होंने जगलर, किचन और कुजनेट के चक्रों को एक साथ मिलाकर एक त्रिचक्र के रूप में प्रस्तुत किया और बहुत सुंदर तरीके से शुम्पीटर ने व्यापार चक्रों को और इसकी अवस्थाओं को और इसकी अवधि को बहुत सुंदर तरीके से समझाया, जिससे हम व्यापार चक्रों के चरण या व्यापार चक्रों की जो अवस्था है उसके बारे में
देख सकते हैं। और जो एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट के माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं और क्या उसके क्या क्रम रहते हैं। इसी के साथ एक चित्र की सहायता से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। शुम्पीटर ने व्यापार चक्रों की अवस्थाओं को 4 मोटे भागों में बांटा है। वैसे जनरली इसके फेजेस यानी अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ावों के फेजेस को 4 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, चाहे वो हम शुम्पीटर के आर्थिक सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ें या फिर अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाए गए सुझावों के अनुसार या उनके दिए गए मतों या विचारों के आधार पर यदि हम व्यापार चक्रों का अध्ययन करना चाहें तो भी मोटे तौर पर 4 इसके बिंदु होते हैं, 4 अवस्थाएं, 4 चरण होती है, जिसमें हम कह सकते हैं समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, जिसे एक्सपांसन ऑफ इकोनॉमी कह सकते हैं, यानी अपस्विंग की तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है। दूसरी है सुस्ती या प्रतिसार यानी रिसेशन, जब अर्थव्यवस्था प्रॉस्पेरिटी तक पहुंच जाती है, अपने उच्च स्तर तक पहुंच जाती है, उसके बाद में थोड़ी सुस्ती की स्थिति आती है, सब कुछ रुक सा जाता है या फिर सब कुछ आनंद की स्थिति में होने लग जाते हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे रिसेशन की स्थिति आने लगती है और उसे अपर टर्निंग पॉइंट कहते हैं। और यहीं से, और कुछ लोग इसको कॉन्ट्रैक्शन या डिप्रेशन की डाउन स्विंग की पोजीशन की दिशा भी कहने लग जाते हैं। और यह जो सुस्ती या प्रतिसार या रिसेशन की स्थिति है वो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को अवसाद या मंदी की तरफ ले जाती है, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। यह तीसरा बिंदु या तीसरा चरण अर्थव्यवस्था का होता है। और चौथा चरण जो है वो है पुनरुत्थान, यानी कि जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सुस्ती से गुजर कर नीचे की ओर आते आते अवसाद या मंदी के दौर में आ जाती है और अपने गर्त के बिंदु तक या ट्रफ के बिंदु तक आ जाती है, तो उसके बाद फिर वापस सारी गतिविधियां इस तरह से की जाती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की स्वतः स्फूर्त गतिविधियां हो या सरकार का हस्तक्षेप हो या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ताकतें हो या फिर निवेश हो या फिर मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां हो, सब कुछ मिल के अर्थव्यवस्था को उस मंदी से उबारने की कोशिश में लग जाते हैं। और अर्थव्यवस्था को जब मंदी के स्थिति को उबारने लगते हैं तो धीरे धीरे पुनरुत्थान है, जिसे हम रिकवरी की स्थिति कहते हैं, रिकवरी की स्थिति आने लग जाती है। और उसके बाद रिकवरी के बाद जब अर्थव्यवस्था रिकवरी होने लगती है तो रोजगार, आय, उत्पादन सृजित होने लगते हैं और कीमतें स्थिर होने लगती है और फिर कीमतों में वृद्धि होने लगती है और रोजगार और उत्पादन और आय अपने उच्चतम स्तर की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसे हम समृद्धि कहते हैं, जो कि पहला बिंदु के रूप में हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से इसके 4 चरण हो सकते हैं व्यापार चक्रों के, जिसको हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, उसमें 4 चरण बताए थे। एक तो समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी की, दूसरी जो अपस्विंग कहते हैं कहलाती है, या इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी या एक्सपांसन या अपस्विंग की स्थिति, दूसरी सुस्ती की स्थिति जो कि प्रॉस्पेरिटी के पीक बिंदु पर जाने के बाद आती है, जिसे हम प्रतिसार, सुस्ती या रिसेशन की स्थिति कह सकते हैं। तीसरा अवसाद, जो कि मंदी या डिप्रेशन की स्थिति होती है और धीरे धीरे यह अर्थव्यवस्था को गर्त तक पहुंचा देती है। गर्त का बिंदु एक आ जाता है जो न्यूनतम बिंदु होता है, जो ट्रक का बिंदु होता है। और उसके बाद फिर वापस जो अर्थव्यवस्था को पुनर्पटरी पर लाने के जो प्रयास होते हैं, चाहे वो स्वतः हो या प्रेरित हो, वो अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम पुनरुत्थान या रिकवरी की स्थिति कहते हैं। ये 4 मुख्य स्थितियां हैं और इन स्थितियों को, इन चरणों को, इन अवस्थाओं को या दशाओं को इस तरह से दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ समृद्धि है, मांग में वृद्धि होती है, तो मांग में वृद्धि होने पर कीमतें ऊंची होने लगती है। अब ये वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई तो ऐसी स्थिति में निवेशकर्ताओं को
लाभ भी ऊंचा प्राप्त हुआ। जब लाभ ऊंचा प्राप्त हुआ तो विनियोग में वृद्धि की दिशा बढ़ गई, अर्थात प्रोड्यूसर लाभ से प्रेरित हो गया। अधिक लाभ की चेष्टा में, जब लाभ अधिक प्राप्त होने लगता है तो लाभ की अधिक चेष्टा में वो अधिक विनियोग करने लग जाते हैं। जब अधिक विनियोग करने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पुनः उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। जब उत्पादन में वृद्धि होने लगती है तो वो किस दिशा में ले जाती है? रोजगार में वृद्धि की दिशा में ले जाती है। जब रोजगार की दिशा में वृद्धि होती है, अर्थात उत्पादन के साधनों को रोजगार अधिक प्राप्त होता है, तो ऐसे में राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि होती ही होती है, और साथ में एक और चीज होती है, और वो होती है साधनों की कीमतों में वृद्धि। और यहाँ पे आलस्य या सुस्ती जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है? क्योंकि अधिक आय पर व्यक्ति कम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, और कम आय पर, क्योंकि उनको जीवन जीना है या अपने समृद्धि को लाने की कोशिश करनी है, या फिर जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है, इसलिए वो काम में जुट जाते हैं और अधिक कार्य करके अधिक आय कमाने की चेष्टा करते रहते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों आय में वृद्धि होती है, धीरे धीरे उनकी कार्य को घंटों में कमी होने लग जाती है, और जो व्यक्ति अपने या लेबर या वर्क के दो श्रम के जो जो घंटे हैं कुल, उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो कार्य के घंटे और एक आलस्य या फिर लेजर एंड वर्क। तो वर्क के जो घंटे हैं वो कम पड़ने लग जाता है और लेजर के घंटे अधिक होने लग जाती हैं। तो आराम पसंद होने की वजह से और अर्थव्यवस्था में जब ऊंची कीमतें होती है तो एक उल्टी दिशा में कार्य भी शुरू हो जाता है कि मांग धीरे धीरे कम होने लग जाती है। रोजगार में वृद्धि तो हुई है, लेकिन साधनों की कीमतों में वृद्धि होने से लाभ वापस कम होने लग जाता है, तो हतोत्साहित हो जाता है विनियोग। विनियोग हतोत्साहित होने लगता है तो उत्पादन में कमी आने लग जाती है और रोजगार में भी कमी आने लग जाती है, जो कि धीरे धीरे सुस्ती की स्थिति में अर्थव्यवस्था को धकेल देती है। यहाँ पर चाहे श्रम की मजदूरी जब समृद्धि की स्थिति होती है, या फिर ये जो स्थिति है यहाँ तक हम लाके छोड़ा था, यहाँ जो स्थिति है वहाँ पे पूंजी के बदले दिया जाने वाला ब्याज भी ज़्यादा है, तो भूमि पर जो किराया दिया जा रहा है वो भी अधिक है, तो श्रम की मजदूरी भी अधिक है। तो ऐसी स्थिति में निवेश धीरे धीरे हतोत्साहित होते हैं, जिससे उत्पादन हतोत्साहित होता है, जिससे रोजगार में कमी आती है, और रोजगार में कमी आने से मांग में कमी होती है। मांग में कमी होने से पुनः जो जिस तरह से समृद्धि की अपस्विंग की साइड में अर्थव्यवस्था जा रही थी, वो अब धीरे धीरे सुस्ती और प्रतिसार की स्थिति में जा रही होती है, और धीरे धीरे ये अवसाद या मंदी की दिशा में ले जाती है, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अर्थव्यवस्था गर्त तक पहुंच जाती है। ठीक इसी तरह से इसी चार्ट को हम इस रूप में देख सकते हैं। अब आप इस चित्र को देखिए। चित्र कई तरह के हो सकते हैं, आपको नज़र आ सकते हैं। कई बार इस तरह से भी आपको दिखाया जा सकता है, और एक बीच में लाइन यानी सीधी भी हो सकती है। एक ऐसी लाइन वाला भी हो सकता है जिसमें ये दिखाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लॉन्ग रन में तो ऊपर की ओर जा ही रही है। इसमें भी आप जो चित्र है पहले से बनाया हुआ, इसमें भी आपको कहीं न कहीं ये नज़र आ रहा है कि अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर ही, यानी कि धीरे धीरे लंबे काल में कितने भी व्यापार चक्र आओ, धीरे धीरे ऊपर की ओर ही जा रही है। यद्यपि ये तीनों ही स्थितियाँ ऐसी के रूप में दिखाई जा सकती है, चित्रों के रूप में आप देख सकते हैं अलग अलग पुस्तकों में। जैसा कि ये चित्र है, ये मैंने एम एल जंगरी की पुस्तकों से लिया है। इस चित्र में आपको वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक्स एक्सेस में समय है, टाइम पीरियड को लिया गया है, और वाई एक्सेस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लिया गया है। और ये जो वक्र है आपको दिखाई दे रहा है, यह वक्र अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ावों को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात व्यापार चक्रों से संबंधित यह वक्र है। और ये जो ई है, ये इकोनॉमी की एवरेज स्थिति के बारे में, स्थिति को स्पष्ट कर रहा है, एवरेज स्थिति के बारे में बताता है। तो अब हम चलते हैं, मान लेते हैं अर्थव्यवस्था यहाँ पर है, और इस दिशा से इस लाइन जो है ये एवरेज लाइन है, इससे ऊपर और नीचे के साथ हम इसकी वर्णन कर सकते हैं। ये स्थिति है प्रॉस्पेरिटी की, यानी कि अर्थव्यवस्था अपस्विंग की तरफ जा रही है, यानी यहाँ पे अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही है, जहाँ पर रोजगार में वृद्धि हो रही है,
उत्पादन में वृद्धि हो रही है, निवेश में वृद्धि हो रही है और धीरे धीरे साधनों की कीमत में वृद्धि हो रही है और सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, पूंजी के बदले दिया जाने वाले ब्याज में वृद्धि हो रही है। तो इसी तरह से भूमि और भवन के किराए में भी वृद्धि हो रही है। धीरे कहने का मतलब है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और सभी तत्वों में धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाती है, जो ये प्रॉस्पर्टी लाती है, समृद्धि लाती है अर्थव्यवस्था में और एक बिंदु तक यानी अपने चरम बिंदु तक पहुंच जाती है, जिसे नाम दिया है पीक। यानी ये इसका चरम बिंदु है, ये इसका पीक पीरियड है। और पीक पीरियड में अर्थव्यवस्था यहाँ होती है, लेकिन पीक पीरियड में जैसा मैंने अभी इस चार्ट के अंतर्गत बताया था कि स्थितियाँ पुनः प्रतिकूल होने लग जाती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में ऊंची ब्याज दर होने से, ऊंचे श्रम के बदले मजदूरी की दरें होने से और ऊंचे भवन और भूमि के किराए होने से और लोगों के काम के प्रति कम इच्छा के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती की तरफ अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लगती है, नीचे उतरने लगती है और निवेश हतोत्साहित होते हैं, जिससे उत्पादन कम पड़ने लग जाता है और उत्पादन कम पड़ने से रोजगार में कमी आने लगती है और लोगों की आय, क्रय शक्ति, मांग में कमी आती है, जो कि अर्थव्यवस्था को पुनः वापस नीचे की ओर धकेलती है। ये रिसेशन की स्थिति है और धीरे धीरे इस लाइन से नीचे जाती है ये रिसेशन डिप्रेशन में बदलने लगती है। अर्थात अर्थव्यवस्था इस तरह की सारी क्रियाएं, अर्थव्यवस्था की सारी क्रियाएं इस तरह से कार्य करती है कि धीरे धीरे रिसेशन जो है वो डिप्रेशन में बदलने लग जाता है और ये क्रमिक तौर पे और नियमित रूप से लगातार चलता रहता है। जब ऊपर की ओर बढ़ रही होती है अर्थव्यवस्था तो सब जो तत्व होते हैं वो उसको ऊपर की ओर धकेलने के लिए मददगार साबित होते हैं, लेकिन जब नीचे की ओर अर्थव्यवस्था आ रही होती है तो सारे तत्व इसको नीचे की ओर धकेलने के लिए तत्पर रहते हैं या फिर उसकी ओर धकेल रहे होते हैं और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था एक समय में आकर इसके न्यूनतम बिंदु यानी गर्त के बिंदु तक आ जाती है या गर्त के बिंदु तक ये सब तत्व मिलकर अर्थव्यवस्था को पहुंचा देते हैं। इसके बाद अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है और अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के प्रयास सुझाए जाने लगते हैं, सोचे जाने लगते हैं, आर्थिक नीतियों में बदलाव किया जाने लगता है, ब्याज की दरों में कमी की जाने लगती है, निवेशों को प्रेरित किया जाता है। निवेश कम ब्याज दर, कम मजदूरी दर और अनेक ऐसी जो प्रेरणास्पद होती है निवेश के लिए या प्रेरित करते हैं निवेश को, वो स्थितियां पैदा होने लगती है। कुछ अर्थव्यवस्था के स्वतः स्फूर्त से और कुछ सरकारी नीतियों से हो सकती है या फिर जो भी अर्थव्यवस्था के तत्व हैं उनके द्वारा, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पुनर्पटरी पर लाने की कोशिश की जाती है, जिसे अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और जिसे रिकवरी कहते हैं, पुनरुत्थान। और जब यह पुनरुत्थान होता है तो सारे ही तत्व अर्थव्यवस्था के फेवर में होने लग जाते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था को पुनः प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाते हैं और जो अपने चरम बिंदु तक पहुंचा देते हैं। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में उच्चावचन या व्यापार चक्र उत्पन्न होते रहते हैं, जो एक नियमित और क्रमिक और दीर्घकालीन प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था में आती ही है। धन्यवाद।